नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। शाम के 6 बज चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाम को 6 बजे का सत्र डेडिकेटेड कर दिया गया है एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। और एसएससी जीडी की ये जो परीक्षा है ये 4 फरवरी से शुरू है। 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक एसएससी जीडी की परीक्षा चलेगी, जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सत्र हम लोगों ने शुरू किया था। आज दूसरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट 2 इस एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। और क्लास को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने दिया गया है लेटर एनालॉगी से। ठीक है, सादृशता को पूरा करने के लिए संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। KIJM जैसे संबंधित है QOPS से, वैसे ही MKLO किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का खेल समझते हैं सबसे पहले कि प्लेस वैल्यू में क्या चल रहा है। यहां पर जब प्लेस वैल्यू को समझते हैं तो K से Q प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, 11 से 17, I से O 9 से 15 प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, फिर J से P 10 से 16 अगेन प्लस का 6 हो रहा है। ठीक, और M से S अगेन प्लस का 6 हो रहा है। तो ये चल क्या रहा है, प्लस का 6 चल रहा है। ठीक है, अगर हम कंटिन्यू करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के आधार पर तो प्लेस वैल्यू 11, 9, 10 और 13 है। यहां पर 17, 15, 16 और 19। तो 11 से 17 प्लस का 6, 9 प्लस 6 15, 10 प्लस 6 16, 13 प्लस 6 19, ये चल रहा है। तो यहां पर अगर m प्लस 6 करेंगे, m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 प्लस 6 करेंगे तो 19, यानी s आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हमें s से स्टार्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा, यानी ये लॉजिक यहां पर नहीं लग रहा है। तो क्या दूसरा क्या लॉजिक लग रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, तो k से n, k से 9 आई हो रहा है, यानी 11 से 9 हो रहा है। तो 11 से 9 माइनस का 2 हो गया, फिर 9 से 10 प्लस का 1 हो गया, और 10 से 13 प्लस का 3। ये भी तो लॉजिक लग सकता है विद इन लेटर्स। ठीक, -2 + 1 + 3। यहां जरा Q वाले को देखो, Q से O माइनस का 2, O से P प्लस का 1 और P से S प्लस का 3। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या सेम लॉजिक M के LO में अप्लाई किया जा सकता है क्या? तो M से K 13 से 11 माइनस का 2 है, K से L 11 से 12 प्लस का 1 है, और 12 से 15 L से O प्लस का 3। सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। और यदि ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो ऐसा ही लॉजिक कहां पर लगा सकते हैं, बस ये देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है L से M 12 से 13, ये तो प्लस हो रहा है, जबकि पहला माइनस का 2 चाहिए, ये नहीं हो सकता। O से M माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर M से N प्लस का 1 हो रहा है, तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 हुआ। लेकिन N से S 14 से 19 प्लस का 5 हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए प्लस का 3, तो ये भी गलत है। K से M प्लस हो रहा है, ये भी गलत हो गया। जरा ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, 15 से 13 माइनस का 2, 13 से 14 प्लस का 1 और 14 से 17 प्लस का 3। मिला कि नहीं मिला? कहां पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन जो कि लेटर एनालॉगी से था, सीधे सीधे नहीं चल रहा था, विद इन लेटर्स हमको उनका कंडीशन फाइंड आउट करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये क्या दे दिया भाई, in a certain code language air quality control system is coded as Q1Z L19H X17J and K3X। एसएससी जीडी की परीक्षा में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस समझते हैं अनएक्सपेक्टेड है कि एसएससी जीडी की परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर चूंकि मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो मेमोराइज्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन यदि पूछा गया है तो बहुत जानदार क्वेश्चन पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से, है कि नहीं? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कई पार्ट होते हैं। एक तो नॉर्मल लेटर कोडिंग होता है, फिर एक सेंटेंस कोडिंग होता है, फिर कंडीशनल कोडिंग होता है, मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर एक बनता है एडवांस कोडिंग डिकोडिंग। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है ये एडवांस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सेंटेंस कोडिंग का एक पार्ट होता है एडवांस कोडिंग
डिकोडिंग। ठीक है, तो अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां पर एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का कोड Q1Z L19H X17J K3X करके लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस है वाटर क्लीन मे गुड, फिर व्हाइट एंड ब्लैक काउ, और अंतिम सेंटेंस है स्कूल इज ओपन नाउ। ये सेंटेंस हमको दिया गया है। कोड कह रहा है बताओ स्टूडेंट का। जब पूरे सेंटेंसेस को आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट तो पूरे सेंटेंसेस में कहीं दिया ही नहीं हुआ, स्टूडेंट पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं दिया हुआ है, और उसका कोड हमको पता करना है। तो कैसे पता करना है, उसके लिए जरा इस कंडीशन को समझते हैं। एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्या कोड दिया गया है इसका? कोड है Q1Z L19H, फिर X17J और K3X। दैट इज, इस पर्टिकुलर सेंटेंस एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में 4 शब्द हैं, 4 कोड हमारे पास दिए गए हैं। यानी एयर का कोड इनमें से कोई एक होगा, क्वालिटी का कोड भी इनमें से कोई एक होगा, एंड सो ऑन करके। ठीक, अब कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में जो एडवांस कोडिंग का जो क्वेश्चन आता है ना, वो मिक्सचर होता है किसका? लेटर कोडिंग का, नंबर कोडिंग का, और सिंबल्स भी कई बार यूज करते हैं। जैसे यहां पर एयर को इनमें से कुछ एक लिखा गया है, जहां पर लेटर्स भी नजर आ रहे हैं और सिंबल लेटर हमको नंबर भी नजर आ रहा है। ठीक, तो पकड़ने कैसे हैं, क्या अप्रोच लगाई जाए इसको पकड़ने की? ठीक है, तो सबसे पहले पकड़ा करो किससे? नंबर से। ये जो नंबर दिया है ना 1, 19, 17, 3 करके, इस नंबर से पकड़ना शुरू करो। ये जो नंबर है, जनरली ये नंबर या तो लेटर का जो पहला अक्षर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होगी, या अंतिम अक्षर जो होगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक, या अंतिम और पहले अक्षर को माइनस कर देंगे वो लिखा रहेगा, या प्लस कर देंगे वो लिखा रहेगा, या सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड या लास्ट से सेकंड लेटर की प्लेस वैल्यू, ऐसे डायरेक्टली लिख करके दिया जाता है। ठीक, अब जैसे ए की प्लेस वैल्यू, अगर मैं पहले लेटर चलता हूं तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, क्यू की होती है 17, सी की 3 होती है, एस की 19। देखो सारे के सारे अक्षर यहां पर नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 1 भी है, 19 भी है, 17 भी है, 3। तो एक अंदाजा लगा, कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि यही है, लेकिन एक अंदाजा लग गया क्या, कि हो सकता है कि ये जो K3X आ रहा है, C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। तो K3X किसका कोड हो? कंट्रोल का। S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो L19H किसका कोड हो? सिस्टम का। Q की वैल्यू 17 होती है, तो X17J किसका कोड हो? ये क्वालिटी का। और A की वैल्यू 1 होती है, तो Q1Z किसका कोड हो? एयर का। ठीक, अब ये स्पेसिफिक कोड तो पता लग गया, आगे क्या पता करना है? लेटर में कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक, हालांकि यहां पर उसने हमसे स्टूडेंट का कोड पूछा, तो एस की प्लेस वैल्यू 19 है, ऑप्शन में हर जगह 19 हमको दिया हुआ है, तो हमको लेटर पता ही करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चल रहा है। ठीक, तो भैया लेटर में पता करते हैं अगर, तो R-1 कर दें तो Q आता है, Y-1 कर दें तो X, L-1 कर दें तो K, और M-1 कर दें तो L। मिल रहा है? ठीक, सिमिलरली A का अपोजिट क्या होता है? Z। Q का अपोजिट वैल्यू क्या होता है? अपोजिट लेटर्स J। C का अपोजिट लेटर X और S का अपोजिट लेटर H आता है। लॉजिक पता लग गया? अब यदि लॉजिक पता लग गया तो स्टूडेंट का कोड कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू तो लिखेंगे भैया 19 S की, T-1 करेंगे तो T-1 क्या होता है? S होता है। ठीक, S के अपोजिट लेटर पर कौन आता है? S के अपोजिट, S की प्लेस वैल्यू 19, और 19 में कितना जोड़ेंगे? 27 हो जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो 8, यानी कि H S का अपोजिट हो जाएगा, तो यहां पर H आ जाएगा, यानी S19H ये क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का कोड किधर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये एक शानदार क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था किससे? एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। ठीक, तो ऐसे शानदार क्वेश्चंस के लिए आपका स्वागत है रीजनिंग एक्सप्रेस की क्लास में। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं, A B C D E और F 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये पहली पंक्ति है हमारे पास में, इसमें 3 व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे। ठीक, ये दूसरी पंक्ति है हमारे पास में, इसमें 3 व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, अब उसने कंडीशंस बोलनी शुरू की है। क्या है कंडीशंस?
कहता है यदि ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा। अच्छा, उसने ये तो नहीं बताया ना कि 3 व्यक्ति पर्टिकुलर दक्षिण में देख रहे और 3 व्यक्ति पर्टिकुलर उत्तर में देख रहे, तो किसी को भी कहीं पर भी बैठाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी को भी कहीं पर बैठा सकते हैं तो कहता है ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा, यानी दोनों ही पंक्तियों में अगर हम ई को अरेंज करना चाहेंगे तो उसको कॉर्नर पर, किनारे पर नहीं बैठाएंगे, मिडिल में बैठाएंगे। ठीक, तो कहीं भी बैठा देते हैं। जैसे कि ई किसी छोर पर नहीं बैठा तो ई को यहां बीच में बैठा दिया। ठीक, तो ई को बीच में बैठा दिया। कहता है डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी ई का पड़ोसी है। सी कौन है? ई का पड़ोसी। तो अगर ई यहां पर है तो हो सकता है कि सी यहां पर हो, जरूरी नहीं, हो सकता है कि यहां पर भी हो। ठीक, तो सी को ई का पड़ोसी कर दिया और कहता है सी ई का पड़ोसी है, और यानी कि ये सी डी के तिरछे विपरीत बैठा है। तिरछे मतलब समझते हो? डायगनली अपोजिट। तो अगर सी यहां पर है तो डायगनली अपोजिट कहां पर आएगा? यहां पर। तो यहां पर कौन आएगा? डी, इसके अनुसार। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि डी के तिरछे विपरीत कौन बैठा है? सी। लेकिन जैसे ही आप डी को यहां बनाओगे तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। क्या? कि डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। भैया अगर डी यहां पर है तो अब एफ को यहां रखोगे तो डी उसके राइट में दूसरे स्थान पर आएगा, जबकि कह रहा है डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब है कि सी यहां पर नहीं होगा, तो डी यहां पर नहीं होगा। अब कंफर्म हो गया कि सी को यहां बैठा ला जाए तो उसके डायगनली अपोजिट यहां पर कौन आएगा? डी। और डी कहां बैठा है? एफ के सेकेंड लेफ्ट पर, तो एफ को यहां बैठा दो। ठीक, जैसे ही आप एफ को यहां बैठाओगे तो आपके सेकेंड लेफ्ट में यहां पर कौन आ गया? डी। कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक, फिर आगे क्या कहता है? कहता है बी एफ का पड़ोसी है। तो भैया यहां पर बी को बैठा दिया। उसने पूछा है बी के विपरीत कौन होगा, तो बी के विपरीत कौन नजर आ रहा है? ई नजर आ रहा है। यहां पर ए को अरेंज कर दो तो बी के विपरीत आ गया ई। हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्याओं के समूह का चयन करें। नंबर एनालॉगी। पहला क्वेश्चन लेटर एनालॉगी का था और ये नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। 1 to 3 इज रिलेटेड टू 36, तो 2 to 1 किससे रिलेटेड होगा? 36 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर इस सभी संख्याओं को हम जोड़ दें, यानी 1 + 2 + 3 करें तो कितना आता है? 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। होता है कि नहीं होता? ठीक, सिमिलरली अगर 2 + 2 + 1 को जोड़ दें तो ये कितना आता है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन डाइस से पूछा गया है। क्या कह रहे हैं डाइस के इस क्वेश्चन में? कहता है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 डाइस का क्वेश्चन है तो 2 डाइस कंपैरिजन वाला मेथड लगा लेंगे। यहां पर 3 6 5 4 3 2। ठीक है, अगर डाइस को चेक करते हैं तो 3 यहां पर भी कॉमन है, 3 यहां पर भी कॉमन है, यानी एक फेस क्या है? कॉमन। अगर एक फेस कॉमन है और उसकी पोजीशन क्या है? डिफरेंट, तो क्या करते हैं? दोनों डाइस में उस कॉमन फेस से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अपोजिट पता कर लेते हैं। तो जब अपोजिट पता करेंगे तो 3 से क्लॉकवाइज यहां आगे बढ़ेंगे तो पहले मिलेगा 5 और फिर मिलेगा 6। यहां पर 3 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो पहले मिलेगा 4 और फिर मिलेगा 2, यानी 5 के अपोजिट क्या आएगा? 4, 6 के अपोजिट क्या आएगा? 2। उसने कहा है 5 की विपरीत सतह पर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 4 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर हमसे डाइस पढ़ी है तो ये तो चुटकियों वाले सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कहता है a + b का अर्थ है कि b a का भाई है। ध्यान देना, b a का भाई है, स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है। a + b का अर्थ है b a का भाई है, माइनस का अर्थ है a b की माता है, ये फॉरवर्ड में चल रहा है। क्रॉस का अर्थ है पिता, a b का पिता है फॉरवर्ड में, ये भी फॉरवर्ड में। ठीक, तो कहता है p + r × t - q / s + में s का r से संबंध क्या आएगा? किसका संबंध पूछना चाहता है? s का संबंध पूछ रहा है, किसके? r के साथ। ठीक, तो क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं p + r से। p + r का मतलब क्या होगा? यदि a + b का अर्थ है कि b a का भाई है तो p + r का अर्थ क्या हो जाएगा? कि r p का भाई है। ठीक, तो r भाई है किसका? p का। ठीक,
क्रॉस का अर्थ क्या है? तो क्रॉस का अर्थ है ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो आर क्रॉस टी का अर्थ क्या हो जाएगा कि आर टी का पिता है। तो आर क्या हो गया? पिता हो गया। किसका पिता हो गया? टी का। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, तो ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो टी माइनस क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा कि टी क्यू की माता है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, है कि नहीं, नीचे जगह नहीं बच रही है। तो सबसे पहले आर भाई है पी का और आर पिता है किसका? टी का। और टी माइनस क्यू का अर्थ क्या हुआ कि टी माता है। टी क्या है? माता है। किसकी माता है? क्यू की माता है, तो टी क्यू की माता हो गई। फिर डिवाइड दिया हुआ है, तो ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, यानी क्यू एस का पुत्र है। ये क्यू कौन है? पुत्र है, तो मेल हो गया। किसका पुत्र है? एस का। अब समझो, क्यू ऑलरेडी किसका बेटा है? टी का। क्यू टी का बेटा है, क्यू और किसका पुत्र है? एस का, यानी टी और एस पति पत्नी होंगे, तभी तो टी और एस दोनों का बेटा क्यू होगा, नहीं होगा? तो टी पत्नी है तो एस क्या हो गया? मेल, यानी कि पिता हो गया उसका। ठीक। फिर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन का मतलब रिवर्स में है कि बी ए का भाई है, तो एस प्लस यू का मतलब क्या होगा कि यू एस का भाई है, तो यू क्या हो गया? एस का भाई हो गया। ठीक है, यू एस का भाई हो गया। संबंध क्या पूछा है? एस का आर से क्या संबंध है? किसका संबंध पूछा है? एस का संबंध पूछा है आर से। तो भैया बताओ, आसान सा क्वेश्चन। एस किसका पति है? टी का। और टी की माता, टी के पिता कौन है? आर। तो एस टी का पति है, टी के पिता आर है, तो एस आर के लिए उनका क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, दामाद किधर लिखा हुआ है? डी में। तो दामाद हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृतियों में से वह चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है, एम्बेडेड है। एसएससी के परीक्षाओं में नॉन वर्बल रीजनिंग से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। जरा इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताओ। मैं ऑप्शन के सामने से हट गया हूं, बताओ उत्तर। क्या उत्तर आया? ये आकृति किधर छिपी हुई है? ये आकृति किधर छिपी हुई है? ये आकृति, जब हम चेक करते हैं कि ये आकृति किधर छिपी हुई है, तो किधर नजर आती है? यहां पर नहीं, सी तो नहीं होगा। यहां पर, अगर यहां पर देखें तो ऐसे करते हैं, यहां से यहां पर आते हैं, फिर यहां पर आते हैं, फिर यहां पर आते हैं, फिर यहां पर आते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति छिपी हुई है। प्रश्न आकृति जो दी हुई है वो कहां छिपी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया है भाई, देखो सिलोगिज्म का आसान सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। कहता है सभी बादल कोहरा हैं, ऑल क्लाउड्स आर फॉक्स। जितने भी क्लाउड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फॉक्स हैं। ऑल फॉक्स आर व्हाइट, जितने भी फॉक्स हैं वे सारे के सारे क्या हैं? व्हाइट। ये बन गया फिगर। पहला कंक्लूजन पूछा, कहता सम व्हाइट आर क्लाउड्स, कुछ सफेद क्या है? बादल हैं। तो व्हाइट का क्लाउड से संबंध निकाल रहे हो कि नहीं? बाहर से अंदर आ रहे हो ना, बाहर वाले सर्कल से यदि अंदर वाले सर्कल में आते हो, तो मैंने क्या बताया है? ऑल की कंडीशन डाउटफुल होती है, लेकिन सम की कंडीशन क्या होती है? सही। तो उसने क्या पूछा है? सम। तो व्हाइट से क्लाउड पर आएंगे तो सम वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? सही, यानी पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा कहता है कुछ कोहरा बादल है, ठीक है, तो सम फॉग्स आर क्लाउड। फॉग से क्लाउड पर जा रहे हो, अगेन बाहर से अंदर आ रहे हो, तो सम वाली कंडीशन क्या होगी? सही होगी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, गिव इज कोडेड एज 5137, बैट इज कोडेड एट 924, देन हाउ विल गेट बी कोडेड इन द सेम कोड? कैसे होगा? आसान सा क्वेश्चन है। अगर गिव की कंडीशन के आधार पर चलते हैं, प्लेस वैल्यू 7 से 5, 9 से 1, 22 से 3 संभव नहीं है, प्लेस वैल्यू का खेल नहीं चल रहा है, तो क्या
गिवन कोड से ही निकाला जा सकता है। गिव का और बैट का कोड दिया है, गेट का पूछ रहा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो गेट से जी यहां पर मिल रहा है, ई यहां पर मिल रहा है, ए और टी यहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यदि मिल रहा है तो यहां पर जी का कोड क्या है 5, यहां पर अगर जी का कोड 5 है तो इसको 5 लिख लिया। ए का कोड क्या है, ए और टी का कोड है 2 और 4, तो यहां पर 2 और 4 लिख लिया, 5 2 4 करके एक ही ऑप्शन है। और ई का कोड 7 है तो 52 47, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 6 लड़कियां हैं, इस तरह से खड़ी हैं कि वे केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त बनाती हैं। यानी हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमको कितने लोगों को खड़ा करना है, 6 लोगों को खड़ा करना है और सभी 6 के 6 लोग सर्कल की ओर देख रहे हैं। ठीक, कहता है सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, रेवती सुब्बू और निशा के बीच है, अरुणा पप्पू और कीर्तना के बीच है, पप्पू के बाईं ओर कौन है ये पूछा है। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। पूछ रहा है कि पप्पू के बाईं ओर कौन है। ठीक, अगर यही पूछ रहा है कि पप्पू के बाईं ओर कौन है तो ये तो स्टेटमेंट में ही दे दिया कि सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, तो सीधे सीधे आंसर लगा दो कि सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। हैं? कुछ खेल तो नहीं किए। चलो बनाते हैं, सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है तो पप्पू को यहां पर अरेंज किया और यहां पर अरेंज किया सुब्बू को यहां पर, कि सुब्बू कहां पर है, पप्पू के बाईं ओर है। तो सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है, तो सुब्बू अगर यहां पर है तो यहां पर खड़ी किया रेवती को और यहां पर निशा, तो सुब्बू और निशा के बीच में कौन है, रेवती। कहता है अरुणा पप्पू और कीर्ति के बीच में है, तो यहां पर अरुणा आ गई जो कि पप्पू और कीर्ति के बीच में है, तो भैया पप्पू के बाईं ओर कौन है, सुब्बू। ये तो बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। हैं? ऐसा क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है परीक्षा में, जहां पर स्टेटमेंट में ही प्रश्न का उत्तर छिपा रहता है, हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी है। यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, मैं हर बार कहता हूं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे ही। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी आंतरिक परत से शुरू होकर निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा। दोबारा पढ़ते हैं, समझ नहीं आया। Which of the given response would be a meaningful order of the following starting from the inner layer? Okay, starting from the inner layer. पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स का खेल यहां पर उसने हमसे जानना चाहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स का सही क्रम क्या है। ठीक है, उन लेयर्स का सही क्रम क्या है। ठीक, और स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर लेयर, जो सबसे भीतरी सतह होती है, पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह होती है, वहां से शुरू करना है। तो ये जीएस का क्वेश्चन हो गया, जीएस में भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। जो मुझे पता है, मुझे याद है, उसमें इनर लेयर स्टार्ट होती है मीसोस्फेयर से। ठीक है, मीसोस्फेयर इज द इनर लेयर। ठीक, और मीसोस्फेयर से 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, 2। ठीक है, और मीसोस्फेयर से अगर हम इसको शुरू करें, नहीं, मीसोस्फेयर तो थर्मोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होती है। ट्रोपोस्फेयर सबसे बीच में, सबसे अंतिम सतह कौन सी होगी फिर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा, ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगा हमारे पास में स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मेसोस्फेयर होता है, तो 1 आ गया मेसोस्फेयर और फिर 3 आ गया यानी कि थर्मोस्फेयर, 2 5 1 3। ठीक है, और अंत में सबसे बाहरी वातावरण। मीसो का मतलब क्या होता है, मिड में। ठीक है, तो मीसो कहां पर होती है, मीसो का मतलब मिड में, और मीसो मिड में हो गई, बीच में, और एक्सो का मतलब बाहर, तो 2 5 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि एक दर्पण रेखा mn पर रखा जाता है तो कौन सा उत्तर शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब है। भैया देखो क्वेश्चन क्या है, ये साइंस नामक एक शब्द दिया गया है। ठीक है, और फिर इधर रखा गया है एक दर्पण,
तो कह रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब अगर ये S है तो ये S ऐसे बन जाएगा, ये तो S से कौन सा शुरू हो रहा है, ठीक है, समझ लो भैया। साइंस करके दिया हुआ है, और अगर साइंस करके दिया हुआ है, ठीक, तो उसका अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो मिरर इमेज यहां पर S से शुरू होगा, फिर ये C, फिर ये I ऐसे करके होगा, और अंत में आएगा हमारे पास में E। तो यहां पर तो E सीधे सीधे दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। यहां पर साइंस दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब A और B को जरा चेक कर लेते हैं, तो S सही है, C सही है, I ठीक है, ठीक, S C I E सही बना है, N सही बना है, C और E साइंस सही बना हुआ है, ठीक है। यहां पर अगर चेक करते हैं तो S C फिर I फिर E N गलत बना हुआ है, इसको कैंसिल मारो, ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का उत्तर बताओ फिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि N को सही नहीं किया उसने। 7, 26, 63, 124, 215, 342 लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इससे सरल श्रृंखला क्या ही होगी। मैं हर बार कहता हूं आपसे कि प्लेस क्यूब और स्क्वायर, कम से कम 20 तक स्क्वायर और कम से कम 15 तक क्यूब याद रखो, ठीक। अगर आपके दिमाग में क्यूब है तो ये क्वेश्चन तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि 7, 26, 63, 124, 215, 342 कुछ नहीं है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस का 1 342। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है 216, और उसको -1 कर दें तो 215। 5 का क्यूब -1 एंड सो ऑन करके लिखा हुआ है, ठीक। तो आगे क्या करोगे, आगे 8 का क्यूब -1 करोगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 511। कहां लिखा है सी में, प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने, खोलने के बाद वह किस तरह दिखाई देगा। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन है। एक पेपर दिया गया है, ट्रायंगल शेप में है, फोल्ड किया गया है, फिर कट किया गया है। कट करने के बाद ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति नजर आएगी, आपसे जानना चाहता है, जरा बताओ एक बार उत्तर जल्दी से। क्या उत्तर आएगा इसका, ओपन किया जाए। देखो पहले ये फिगर हमारे पास ऐसा था, उसको इधर पे फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो ये बना, फिर उसको नीचे की ओर फोल्ड किया गया है। तो सबसे पहले तो देखो इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे सबसे पहले इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे, और फिर इसको यहां नीचे की ओर ऐसे अनफोल्ड करेंगे। तो जैसे 3 डॉट यहां पर नजर आए, वैसे ही 3 डॉट हमको यहां पर भी नजर आएंगे, हर जगह 3 डॉट है, ठीक। और अगर इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड किया है, ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो 3 डॉट इधर मिलेंगे, ठीक। और सिमिलरली 3 डॉट हमको यहां पर भी मिलेंगे। तो ऐसे 3 डॉट ऊपर की तरफ कहां नजर आ रहे हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो यही ऑप्शन नंबर बी ही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जब हम इसको अनफोल्ड कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया है। 3, 4, 12, 45, 1005 श्रृंखला 3 से शुरू और 1005 पर खत्म है। कहां से शुरू है श्रृंखला, 3 से, और 1005 पर खत्म। तो कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, बिना मल्टीप्लिकेशन के तो ये खेल होगा ही। तो मल्टीप्लिकेशन क्या चल रहा है, इधर क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं चलना, इधर से पता करते हैं। 3 से 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दें, 3 एक कम 3, 4 से 12 तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर 3 एक कम 3 है तो प्लस का 1 कर दें तो 4 हो जाएगा, है। फिर 4 दूनी कितना है 8, लेकिन पहुंचना है 12 पर तो 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर 12 तिया 36 पर पहुंच रहे हैं, 36 से 45 9 जोड़ना पड़ेगा। अरे आसान है भैया, देखो 1, 4 और 9 जोड़ना पड़ गया, ठीक है। क्या जोड़ना पड़ गया, यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड करना पड़ रहा है 4, मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐड करना पड़ रहा है 9,
मल्टीप्लाइड बाई 1, ऐड करना पड़ रहा है 1, दैट इज व्हाट, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 1 क्या है 1 का स्क्वायर, यानी जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी का स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है, ठीक। इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो अगली बार क्या करेंगे इंटू 4 और प्लस का 4 स्क्वायर, 45 चौको 180 और 4 का स्क्वायर जोड़ दो 16, कितना आएगा 196, 196 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्लस का आशय है भाग देना, ठीक, माइनस का आशय है बराबर, ठीक है, माइनस का आशय क्या है बराबर, फिर गुणे का आशय है जोड़ देना, भाग का आशय है से बड़ा, बराबर का आशय है से छोटा, और ग्रेटर का आशय है गुणा, लेस का आशय है घटाओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और इक्वेशन ऑप्शन चेकिंग से करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन चेकिंग में भी थोड़ा सा स्मार्टनेस कर लेते हैं। इक्वल का साइन जहां पर आ रहा हो वहां से खेल करें। इक्वल का साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन। देखो ये दिया हुआ ना, माइनस का आशय है बराबर, यानी जहां कहीं भी माइनस का साइन आएगा उसको किससे रिप्लेस करना है? इक्वल के साइन से रिप्लेस करना है। किधर किधर आ रहा है माइनस का साइन? तो देखो माइनस का साइन इधर पे है, माइनस का साइन इधर पे है, ठीक, बी और सी में। तो माइनस के साइन को इक्वल से रिप्लेस करेंगे, ठीक। जरा इस ऑप्शन नंबर बी को पहले चेक करते हैं, ठीक है। 5 ग्रेटर का मतलब क्या है? गुणा करना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। गुणे का मतलब क्या है? गुणे का मतलब है जोड़ना, +1। माइनस साइन का मतलब हो जाएगा इक्वल, ठीक है। फिर 3 ग्रेटर का मतलब है गुणा 4, और लेस का मतलब है घटाना, यानी माइनस का 1। तो 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11, और 3 चौको 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11। ये भी 11 आ गया। तो 11 बराबर 11 के, यानी LHS बराबर किसके है? RHS के। तो यही ऑप्शन नंबर बी ही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया भैया। सिंपल सा क्वेश्चन, दिस इज द ओनली राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी? ठीक, तो नॉन वर्बल स्पीच का क्वेश्चन है। यह श्रृंखला चल रही है 1 2 3 4 5। अगले स्थान पर कौन सा आएगा ये जानना चाहता है, और जरा लॉजिक पता करते हैं, ठीक है। बगैर लॉजिक पता करें तो कुछ होना नहीं, तो लॉजिक पता करते हैं। हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं, स्टार, ओ, कॉपीराइट, ट्रायंगल। जब 1 से 2 पर जा रहे हैं तो ये ट्रायंगल इधर आ गया, स्टार कन्वर्ट हो गया है किसमें? हैश में। ये ओ एज इट इज है, और ये कॉपीराइट भी एज इट इज है, ठीक। यानी एक सिंबल बदला है, एक सिंबल बदला है। जब 2 से 3 पर गए तो क्या हुआ? 2 से 3 पर गए, ठीक। तो 2 से 3 पर जब गए हैं भैया, तो देखो कॉपीराइट वापस अपनी पुराने स्थान पर चला गया, ठीक, ठीक है। सर्कल सॉरी ट्रायंगल यहां पर आ गया, और इसके बाद ये हैश यहां पर आ गया है, और इस सर्कल की जगह इस डॉलर ने ले लिया, यानी ये एक नया सिंबल हमको मिला, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब की बार डॉलर भी है, हैश भी है, कॉपीराइट को चेंज किया है। किसको चेंज किया है? कॉपीराइट को। यानी पहली बार में स्टार को चेंज किया था, दूसरी बार में इस सर्कल को चेंज किया सिंबल से, तीसरी बार में कॉपीराइट को चेंज किया किससे? जेड से। तो चौथी बार में जब यहां पर आएंगे तो इस ट्रायंगल को चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे? इस ट्रायंगल को चेंज करेंगे, यानी जेड एट द रेट, और ये कॉपीराइट अब हमको एज इट इज मिलेगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल को यदि चेंज करना है, किधर चेंज करें? क्या मिल सकता है? कॉपीराइट घूम करके वापस भी आ गया है, ठीक। तो पहले वाले ऑप्शन में चलेंगे तो एट द रेट, डॉलर, डॉलर आ चुका है एक बार, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये कैंसिल है, ठीक है।
हैश भी एक बार आ चुका है, इसको भी नहीं यूज करेंगे, कैंसिल है, हर बार नया सिंबल यूज किया है, ठीक है। देखो यहां से हैश, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे जेड, ठीक है, यहाँ पे @, हर बार नया सिंबल यूज हुआ है, तो आगे भी नया सिंबल ही यूज होगा। तो डॉलर और हैश वाला ऑप्शन तो कैंसिल है, ठीक। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास बचा एक ये वाला, कॉपीराइट, ट्रायंगल, ठीक है, और @, फिर ये जेड है, ठीक है। फिर यहां पर भी सेम है, लेकिन अब बी और सी में कौन, बी और डी वाले में कौन सा ऑप्शन होगा। ट्रायंगल यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां था, फिर यहां आया, तो अब की बार अगर ट्रायंगल यहां है तो फिर यहां करो, यानी ट्रायंगल आ जाएगा यहां पर, ठीक है, ट्रायंगल आ जाएगा यहां पर। और अगर ट्रायंगल यहां पर आएगा तो कॉपीराइट अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पर आएगा, इधर पे आ जाएगा @, तो इधर पे नया सिंबल आना चाहिए। ऐसा कहां दिख रहा है, केवल और केवल डी में। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चल अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। 100, 64, 328। अगर 100 और 64 को आपस में जोड़ें तो 164 का दोगुना 328 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्या हो रहा है देखो, 64 करो प्लस 100 करो, कितना होता है 164, मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, कितना आता है 328, ठीक है। ये लॉजिक लग रहा है कि इनको जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। ऐसा कहां दिख रहा है, 36 और 16, 52 नहीं, ये गलत है। 81 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 25, 49, 4 2 6, 9 5 14, 74, 74 का दुगना 148, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगेन किसका क्वेश्चन आया है हमारे पास में, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आया है। कहता है यदि ए को निरूपित करता है प्लस, बी को करता है माइनस, सी को गुणा तथा डी को भाग, तो कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें स्मार्टनेस क्या दिखाएंगे, डिवाइड वाली कंडीशन को पकड़ेंगे। डिवाइड कहां पर इजीली हो रहा है वो पकड़ा जाएगा, ठीक। तो डी का मतलब डिवाइड है, यहां पर 6/2 इजिली डिवाइड हो जाएगा। यहां पर डिवाइड है ही नहीं, क्या यहां पर डिवाइड नहीं, तो पहले इसी को पकड़ के देखा जाए क्या। और पहले इसको पकड़ते हैं, 8, ए का मतलब है प्लस, फिर 8, बी का मतलब क्या है माइनस, ठीक है, फिर है 8, सी का मतलब क्या है फिर से मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, बराबर में -48 मिलेगा क्या, 8 8 64 हो गया, ठीक है, माइनस 8 8 कितना हो गया 16, तो 64 में से 16 को घटाएंगे तो -48 ही मिलेगा। बिल्कुल सही है भैया, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यूं ही चेक कर लिया इसको तो, कि डिवाइड साइन नहीं, पहले इसी को चेक कर लेते हैं, है कि नहीं, तो यही सही हो गया। अंतिम क्वेश्चन आज के सत्र का क्या चल रहा है भाई, ADBCWZXY, ठीक है, तो ABCD को ADBC लिखा है, WXYZ को WZXY लिखा है, दैट इज जैसे ये लिखा है ना ABCD, इसको क्या लिख दिया जाए, A पलट दो, D को इधर ले आओ, DBC, ठीक, ऐसे करके। या एक दूसरा तरीका नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके में प्लस करना पड़ेगा, प्लस यहां हो नहीं रहा, A + 4 E हो जाएगा, तो W + 4 करने 19 4 23, नहीं 23 4 27, फिर ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो यही वाली कंडीशन चलें, ठीक। तो EHFJ, तो अगर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो STUV, नहीं ये तो सीधे सीधे लिखा है, गलत है। TUSV यानी क्या होता है, नहीं ये भी गलत है। STUV ये भी गलत है। SVTU ये सही हो सकता है, ठीक है, क्या होता है STUV होता है, ठीक है, क्या होता है STUV, तो V को उठा करके यहां पर ले आओ तो क्या बनेगा SVTU, बनेगा कि नहीं बनेगा, और यदि बनेगा तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, एकमात्र सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था हम लोगों का आज का क्लास, SSC GD की जो परीक्षा होनी है उससे संबंधित।
4 फरवरी से परीक्षा शुरू है, 25 फरवरी तक परीक्षा चलेगी और प्रतिदिन संडे छोड़ करके प्रतिदिन आपको एसएससी जीडी की ये क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 20 के 20 क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में घुस गए होंगे एकदम चकाचक तरीके से। ठीक है, ये प्रैक्टिस सत्र तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सेशंस भी एसएससी जीडी के लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के सत्र को करते हैं फिलहाल यहीं पर समाप्त। ये रीजनिंग एक्सप्रेस ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करके क्लास फ्री है इसमें, अल्फाबेटिकल सीरीज की, आप उसको देख सकते हैं। बहुत जल्द इसमें आपको बैचेस भी मिल जाएंगे किफायती दामों पर। ठीक है, साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट्स को शेयर करने के लिए, क्लास के लिंक को पाने के लिए। इसका भी ज्वाइनिंग लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस क्यूआर कोड से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक, साथ ही साथ जहां कहीं भी शेयर कर सकते हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा बहुत सारे बच्चे देते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं वो एसएससी जीडी की परीक्षा जरूर देते हैं, क्योंकि अच्छी नौकरी होती है उनके लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, शरीर के मजबूत लोग होते हैं इसलिए बढ़िया नौकरी है उनके लिए। गांव के लोग, शहरों के लोग इतने मजबूत कहाँ होते हैं, जिम जाकर के खाली बॉडी फुला लेते हैं या बाइसेप ट्राइसेप बना लेते हैं, दिखने मजबूत लगते हैं, होते नहीं है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि उन तक ये क्लास पहुंचे, इसमें आप हमारी सहायता करें, क्लास को शेयर करें जरूर, जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और यदि पहली बार आ रहे हैं क्लास में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस को। आज के इस सत्र से यहीं पर लेते हैं विदा। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका शिक्षक, आपका गुरु, जो भी आप मानना चाहें, डी मिश्रा, वापस से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, जो मानना हो मानो। ठीक है, शुभ रात्रि। खैर, क्योंकि कक्षा रात की है तो शुभ रात्रि, और मुलाकात करते हैं आपसे अगले सत्र में। तब तक आप सब लोग खूब खुश रहो। जय श्री राम।